अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों की अर्जी पर समाअत हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने फैसला किया है कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इल्जामात के सिलसिले में FIR दर्ज की जाएगी। इसके बाद पहलवानों की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सिक्योरिटी का मुतालबा किया। तहकीकात के लिए STF की तश्कील की भी दरखास्त की। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले को दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर छोड़ देना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की निगरानी में होनी चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अब ये मांग कुछ ज्यादा है, पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार अफसर हैं। इसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल, हम आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, 1 हफ्ते बाद हमें मजीद मालूमात दी जानी चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। हर मामले में अदालत या साबिक जज की बराह रास्त निगरानी का मुतालबा किया जाता है। शायद खुद खिलाड़ियों को मालूम नहीं है कि उनके नाम पर कुछ और भी चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने की बात की है। हम अभी तहकीकात के लिए STF की तश्कील पर कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग खिलाड़ी पर खतरे का जायजा लेने के बाद पुलिस कमिश्नर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दीगर खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जाए। इस मामले को आइंदा जुमे को दोबारा समाअत के लिए रखा जाएगा। रेसलर्स का इल्जाम है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और BJP के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत मुल्क के कई पहलवान इतवार से दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने माजी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एहतजाज करने वाले पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि जब तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो गई, वो महिला खिलाड़ियों को नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है, और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कान डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो हम संविधान, अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना, तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैं देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं। सर का जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही है कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा के सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में? हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। देखिए, काफी दुख होता है ऐसी बातें जब PT उषा मैडम ने बोला है
क्योंकि वो खुद एक महिला है और उसके बावजूद वायु योगी अध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी अभी दिनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीज़ें। नई दिल्ली में जारी पहलवानों के एहतजाज के दौरान आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि वो पहलवानों के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए पहलवानों की तहरीक को मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि खिलाड़ी हमारे मुल्क के फ़ख्र हैं। उन्होंने तबसरा किया कि ऐसे वक्त में सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पहलवानों के एक ग्रुप ने बीजेपी रहनुमा ब्रिजभूषण शरण सिंह पर फेडरेशन ऑफ माफ़ कीजिएगा रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह के खिलाफ जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हम उन तमाम पहलवानों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए जो एहतजाज कर रहे हैं। वो सब एक ज़बान होकर बोल रहे हैं। हमारे मुल्क के खिलाड़ी हमारा फ़ख्र हैं, वो चैम्पियन हैं। सियासी शिनाख्त से बालातर होकर मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, सच की फतेह होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला लिया गया। 2020 में दिल दहला देने वाले 2 साधुओं और एक ड्राइवर के कत्ल मामले में महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को सभी जानकारियां फराहम की। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने को भी कह दिया था। ये मामला अब जांच के लिए सीबीआई को दिया जा रहा है। इससे कबल की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से सवाल किया था कि जांच को सीबीआई के हवाले करने के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है। रियासती हुकूमत ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त तलब किया था। 28 अप्रैल यानी आज के रोज हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र हुकूमत ने तफसील से पालघर लिंचिंग मामला सीबीआई को सौंपने के बारे में जानकारी दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे जांच के लिए मंजूरी दे दी। जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर रोक के मुतालिबा वाली अर्जी पर समाअत की। जात पर मबनी मर्दमशुमारी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट 3 दिन में अर्जी को सुनकर उबरी हुक्म जारी करे। काबिल जिक्र है कि अर्जी दहिंदा ने मुतालबा किया था कि 15 मई तक मर्दमशुमारी पूरी हो जाएगी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रोक का हुक्म देने से मना कर दिया। अर्जी दहिंदा यूथ फॉर इक्वालिटी का कहना है कि पूरा अमल बगैर मुनासिब कानूनी अमल के अंजाम दिया जा रहा है। लोगों को जात बताने के लिए मजबूर करना उनकी प्राइवेसी की भी खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह रहे कि बिहार हुकूमत रियासत में जातों की तादाद और उनकी माशी हालत का पता लगाने के लिए जात पर मबनी मर्दमशुमारी करा रही है। हुकूमत का कहना है कि इससे रिजर्वेशन के लिए इंतजाम करने और मुख्तलिफ मनसूबों की मजमूई अमलावरी में मदद मिलेगी। बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी फिलहाल दूसरे मरहले में है। इसकी शुरुआत 15 अप्रैल को हुई थी, जो 15 मई तक चलेगी। पहले मरहले की मर्दमशुमारी 7 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मर्दमशुमारी में 5 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को लगाया गया है। मर्दमशुमारी के दौरान रियासत के सभी कुंभों से 17 तरह की जानकारियां मांगी जा रही हैं। मर्दमशुमारी के दौरान हासिल होने वाली जानकारी इसके लिए मुकर्रर कोड की शक्ल में ऐप में दर्ज की जा रही है। माना जा रहा है कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुकम्मल होने पर इसकी रिपोर्ट बिहार असेंबली और कानून साज काउंसिल में पेश की जाएगी और फिर उसे मंजर आम पर लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर पर अहम अहकाम जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर किसी मुल्क के सेकुलर माहौल पर गहरा असर डालने की सलाहियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हुक्म दिया कि अगर नफरत अंगेज तकरीर के हवाले से कोई शिकायत मौसूल ना हो तो भी मुकदमात दर्ज करें। इस सिलसिले में 2022 में दिए गए अहकाम के दायरे कार को बढ़ा देने का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को इत्तेफाक दिया कि नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में किसी भी ताखीर को तौहीन अदालत समझा जाएगा। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि जात पात मजहब या तबके से कोई ताल्लुक नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों को हुक्म दिया था कि वो नफरत अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब उन अहकामात को तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों तक बढ़ा दिया गया। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए बासन गौड़ा ने जुमे को सोनिया गांधी को विश कन्या कह दिया। उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट भी बताया। बीजेपी कायद ने यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जहरीले सांप वाले रिमार्क पर दिया। बासन गौड़ा ने एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अब खड़गे पीएम का
तखाबुल कुबरा सामने कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहर उगलेंगे, लेकिन जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विश्वकन्या है? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ಚಿಸ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯಕ್ಕನೆ ನಂಗ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ बीजेपी के रुकन असेंबली के इस रिमार्क के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब तलब करते हुए कहा कि इंतखाब में शिकस्त को देखते हुए बीजेपी और उसके कायदीन ने अपना जहनी और सियासी तवाजुन खो दिया है। दरअसल कर्नाटक इंतखाब जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की इंतखाबी तशहीर सतही होती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों अमित शाह के जरिए दी गई फिरका वाराना तकरीर का मामला अभी थमा नहीं था कि अब पार्टी के बड़े और पीएम मोदी के करीबी लीडर बसंत गौड़ा पाटिल ने साबिक कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को विष कन्या यानी जहरीली औरत करार दिया। कांग्रेस ने इस पर तल्ख तबसरा करते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी और उसके कायदीन ने अपना जहनी व सियासी तवाजुन गंवा दिया है। सोनिया गांधी जी के बहू है, इंदिरा गांधी जी ने अंतिम सांस ली हो, इंदिरा जी ने खाली चाय बनने दिया और नजीरा गुप्ता से जान देख करके शहीद हो करके उस पर जब पूरा चेना जल्दी हो गया गोलियों से, तो सोनिया गांधी जी के बाहों में मैंने जान दिया, शहीद हुई है। उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। और वो महिला जो भी अध्यक्ष कह रहे थे प्रधानमंत्री पर ठुकरा दिया हो, मनमोहन सिंह को मौका दिया हो, जिसका सम्मान पूरे देश में आज एक भारतीय संस्कार संस्कृति की जो महिला का होता है, उस ढंग के उन्होंने अपने पति के शहादत के बाद में जिंदगी बिताई हो। आज पूरे मुल्क के अंदर पक्ष विपक्ष में सम्मान है, जिसके इसमें संस्कार खुद में है, वो सब इनका सम्मान करता है। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना, ऐसा बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती हो रही है कर्नाटका से, ऐसा लगता है। उस बोखलाट के अंदर ये हो सकती स्थिति हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद का ऊपर कोई हम कॉमेंट करते हैं, वो तोड़ मरोड़ करके वो पेश करते हैं पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने देखा कई बार। और सोनिया गांधी जैसे नेतृत्व के ऊपर टिप्पणी करना, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पसंद दूंगा। जो कांग्रेस की भावना है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे मैं अवगत करूंगा। और प्रधानमंत्री जी खुद को चाहिए कि वो देखते हैं इंदिरा करेंगे, वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करते हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, एक्शन लेंगे। वरना समझिए कि इनकी भावना भी उनके साथ मिली हुई है, ये हमारा आरोप है। क्या राजनीति कहाँ जा रही है आप समझ सकते हो कि देश में वैसे ही क्या हालात हैं। पूरा देश चिंतित है, हिंसा हो रही है, यहाँ पर सब हिंसा हो गई है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पी पाटिल, उन्होंने मिसेस सोनिया गांधी को विष कन्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को ही दूसरे के बारे में बोलने का अधिकार है, दूसरे बोले तो तकलीफ होती है। कल जिस प्रकार से खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है। अब फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें
वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहती है। सर, कांग्रेस पर एफआईआर कराएगी क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस? अब हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको। ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್, ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಂತ ಜನ, ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ತಾಯಿನ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ, ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಗಂಡ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ, ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಆತನ ನೀನು ವಿಷಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಿಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहने पर आज इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई और मुतालबा किया कि मोदी को जहरीला सांप कहने पर उन पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी लगाकर उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी की एक 4 रुकनी टीम जिसमें मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, एमपी अनिल बलूनी और श्री ओम पाठक ने आज दोपहर इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम सौंप कर यह मुतालबा किया। मेमोरेंडम में लिखा गया कि कांग्रेस सदर खड़गे ने 27 अप्रैल को एक जलसे में वजीर आजम मोदी पर जाती और इंतहाई काबिल एतराज तबसरा किया। उनको सुनते हैं। चुनाव आयोग को मैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री अनिल बलूनी जी और हमारी पार्टी के इलेक्शन कमेटी के पूरे इंचार्ज, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के इश्यू को देखकर श्री पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्य को लेकर सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है, की मर्यादा को तोड़ने का काम किया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के नीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं, वो जानबूझकर किए। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है। कांग्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर कर्नाटक असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान बेबुनियाद और झूठे बयान देने का इल्जाम लगाते हुए उन पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने जुमे को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बीजेपी कायदीन की शिकायत की है। हमने बीजेपी के कई कायदीन को देखा जिनमें वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, जो नफरत अंगेज तकारीर कर रहे हैं। Friends, we have just finished a very productive and a very important meeting. My honorable colleague
colleagues are here with us on a visit to the Election Commission. Mr. Bansal is here, Mr. Vasnik is here. The visit complained specifically of the highly objectionable, blatantly partisan, communal and false statements coming from the very top of the BJP leadership, in particular the Home Minister, Mr. Amit Shah, in particular the UP Chief Minister. There cannot be a higher level than this. They have first and foremost clearly made statements suggesting that the Congress will do this or that if it comes to power, including release of members of banned organizations. So false it is, it has got no basis, but it is done for cheap electoral gain. They have made statements clearly directed against minority communities. There is clearly a self-fulfilling prophecy, as if communal issues can be raised in this manner. We have said मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे के रोज़ कर्नाटका के मुख्तलिफ असम्बली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने तकरीर की शुरुआत कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के वज़ीर आज़म मोदी को जहरीला साम बताने वाले बयान से की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सदर खड़गे मोदी जी का तकाबुल काले साम से करते हैं। कभी ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी तेरी खबर को देगी, कभी सोनिया गांधी मोदी जी को मौत का सौदागर कहती हैं। कांग्रेस वालों की मती मारी गई है। मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे कमल उतना ही खिलेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में बीजेपी है। ये इलेक्शन का नतीजा तय करेगा कि अगले 5 साल तक डबल इंजन की सरकार कर्नाटका को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार कर्नाटका को पीछे ले जाएगी। न दलितों का कर सकती है, न किसानों का भला कर सकती है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का अपमान किया, अत्याचार किया है। आज मैं नवलगुंड में आया हूं। ये नवलगुंड ही धरती है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर लाठियां चलाई थी, गोलियां चलाई थी और किसानों को भून देने का काम किया था। आज जब मैं यहां आया हूं तब नवलगुंड के किसानों को कहकर जाता हूं, कांग्रेस वाले आते हैं तो उनको जरूर पूछना कि किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाने वाली कांग्रेस पार्टी को नवलगुंड का वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस का राहुल गांधी ने जुमे के रोज कर्नाटका के जेवर्गी में बारिश में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत को 40% कमीशन वाली हुकूमत कहना चाहिए। बीजेपी हुकूमत 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकारें गरीबों की, छोटे कारोबारियों की और गरीबों की सरकार होगी। हमने वो काम कर दिया। ನಾವು ಉಳಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ನೇತೃತ್ವ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ और आपको हजारों रोजगार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बनने का ये अपॉर्चुनिटी मिली। ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स बहुत उद्योग सृष्टि ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। और सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार 371 जे को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। विश्वास बताते आर्टिकल 371 जे ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। 4 करोड़ रुपए आपके लिए एलोकेट किया गया है, सिर्फ 12% इस्तेमाल किया गया है। 3,000 ಕೋಟಿ ಏನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,200 ಕೋಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ। 50,000 रोजगार जो आते हैं आज वेकेंट पड़े हैं। ಸುಮಾರು 50,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ। हम इन 50,000 रोजगार को भरेंगे। ನಾವು ಈ ಒಂದು 50,000। आपको एक अहम अपडेट देते चलें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर नशीन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने आज रात 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने नाबालिग रेसलर से जिनसी इस्तेसाल के मामले में ब्रिजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। वहीं दूसरा केस दीगर 6 खवातीन रेसलर से जिनसी इस्तेसाल के सिलसिले में केस दर्ज हुआ। जुमे को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ केस दर्ज करने पर सहमति जताई थी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क भर में 91 मकामात पर 100 वाट की सलाहियत वाले FM ट्रांसमीटरों को शुरू किया। ये ट्रांसमीटर 18 रियासतों और 2 मरकजी इलाकों के 85 अजला में नस्ब किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों के नेटवर्क की तादाद 524 से बढ़कर 615 हो गई है। इस इजाफे से आकाशवाणी के सामाईन की तादाद में मजीद इजाफा होगा और ये मुल्क की 73.5% आबादी का अहाता करेंगे। FM ट्रांसमीटरों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रांसमीटर कई तरह की खिदमात में अहम रोल अदा करेंगे। या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन FM ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा FM की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण अदाकार सूरज पंचोली को अदाकारा जिया खान की खुदकशी के मुकदमे में बरी कर दिया गया। अमरीकी शहरी जिया खान 3 जून 2013 को मुंबई में अपने घर में मुर्दा पाई गई थी। इस मामले में जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुबैना तौर पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट की बुनियाद पर अदाकारों को खुदकशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया गया था। ख्याल है कि 3 जून 2013 को जिया खान की लाश जुहू में वाक़ अपने घर में पंखे पर लटकी हुई मिली थी। 7 जून 2013 को अदाकारा के घर से 6 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। कबल गुज़िश्ता रोज़ जिया खान की वालिदा राबिया खान ने अपने बयान में कहा था कि देखिए, तकरीबन 10 साल बाद अदालत का फैसला आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि हकीकत सामने आए। मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहां पर एक मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ the abatement to suicide is gone, but the murder still is happening. Yes, why not? सिविल वॉर झेल रहे सूडान से अब तक जुमला 1360 हिंदुस्तानी शहरियों को मुल्क वापस लाया जा चुका है। जुम्मे को हमारे जुमला 754 शहरी वापस मुल्क पहुंचे। इनमें से 362 बेंगलुरु पहुंचे। इनके पहले 392 हिंदुस्तानी एयरफोर्स के कार्गो एयरक्राफ्ट C-17 से नई दिल्ली पहुंचे। ये जानकारी वजारत खारजा के हवाले से एक न्यूज़ एजेंसी ने दी। वजीर खारजा जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि ऑपरेशन कावेरी के तहत 362 हिंदुस्तानी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। इन्हें सऊदी अरब के जिद्दा से हिंदुस्तान वापस लाया गया है। रूस ने जुमे के रोज यूक्रेन पर एक के बाद एक 23 मिसाइलों से हमला किया। इसमें अलग अलग शहरों में 3 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान शहर में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। निप्रो में मिसाइल ने एक घर को चपेट में ले लिया, जिसे एक 2 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं 3 लोग जख्मी हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव और क्रेमेंचुक शहर में भी धमाके हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी मिसाइलों के हमले में 10 इमारतें भी एसेंशियल इमारतें भी चपेट में आई हैं। मणिपुर के चोराचंदपुर जिले के नेमू लिमका में जुमेरात को हुजूम ने पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयार करदा एक ओपन जिम को नजर आतिश कर दिया। इस जिम का इफ्तिताह वज़ीर आला एन बैरन के हाथों किया जाना था। इस वाक़े के बाद रियासत के चोराचंदपुर में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई हैं और सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तइल हुजूम ने गुज़िश्ता शब तकरीबन 9 बजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर धावा बोला और उस मुकाम पर तोड़फोड़ की जहां अगले दिन यानी आज मणिपुर के वज़ीर आला एन बैरन की तकरीब मुनक़िद होनी थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।